मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। नाम बेबी दम एडियोसेंस, और इस चैनल के हर एक लेक्चर में भी बहुत दम है। और यकीन नहीं है तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा, बिना स्किप किए हुए। देखिए, गजब का मजा आने वाला है। क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के बारे में। तो वे बालिकाएं जो कि गृह विज्ञान को ली हुई हैं, वो वीडियो में अंत तक बनी रहेंगी, चाहे वो 10th की हों चाहे 12th की हों। देखिए, 12th की बालिकाएं तो मुख्य रूप से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगी, लेकिन 10th की जो बालिकाएं हैं उनको भी यहाँ से भरपूर लाभ मिलने वाला है। और फटाफट से इस चैनल का लिंक लोगों पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा, ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डिस्कशन हम लोग यहाँ पर देखिए सेशन में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की जो मेरी सीरीज है मैं उसको स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आपको देखना है, ये मेरी एक शर्त है डिस्कशन। और फटाफट से इसे शेयर करना आप लोग की जिम्मेदारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं। तीसरा देखिए, क्या हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। देखिए दोस्तों, जानते हैं आप लोग कि जो गृह विज्ञान होता है उसमें बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो उसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो होती है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, ये सभी जो प्रश्न है वो प्रश्नों की सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नों की सीरीज के डिस्कशन के साथ साथ में अभी डिस्कशन बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अभी इन प्रश्नों के डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों को देखिए सेशन स्टार्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, छठवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां हम लोग का प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के कोई दो उपाय बताइए। क्या उपाय है, किन विधियों द्वारा हम लोग इसे समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आठवां हम लोग का प्रश्न है, स्तन त्याग से क्या तात्पर्य है। नौवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है। दसवां हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतुलित आहार का महत्व बताइए। देखिए, ये जो प्रश्न है क्लास 12th और 10th दोनों ही क्लास की बालिकाओं के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहीं पर हम लोग समाप्त नहीं होंगे डिस्कशन। हम लोग का भी महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग ये 23 जो पेज हैं का ये सेशन है डिस्कशन, और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को जुड़े रहना है। रुधिर का संगठन लिखिए, ये है आप लोग का 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, हृदय के कार्य लिखिए। 13वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा डिस्कशन यहाँ पर, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। 14वां हम लोग का प्रश्न है, स्वर यंत्र किसे कहते हैं। 15वां हम लोग का है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। डिस्कशन यहाँ प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, ये मत समझिएगा कि बस प्रश्नों की डिस्कशन ही किया जाएगा। अभी आप लोगों को एकदम मजेदार सेशन आगे आने वाला है स्किप, लेकिन इन प्रश्नों को एक बार आप देख लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा डिस्कशन कि हाँ, किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्नों का डिस्कशन सर आगे लेक्चर में जो है वो कर रहे हैं। 16वां देखिए प्रश्न क्या है, मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या डिस्कशन, सुनामी की उत्पत्ति किस अन्य आपदा से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर दहेज का हमेशा उत्पीड़न सुनते रहते हैं कि दहेज संबंधित अपराध की सुनवाई कहाँ की जाती है। ये जो प्रश्न है वो 18वां प्रश्न है, और बहुत ही ज़्यादा ये सभी जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। और देखिए 19वां आपका प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर, डिस्कशंस, दांत आसानी से निकल आए इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये हम लोग का 19वां प्रश्न है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है, ये प्रश्न संख्या 20 है। ठीक है डिस्कशंस, और दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा, ये सभी जो प्रश्न आप लोग को मैंने दिखाया डिस्कशंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए यहीं पर आप लोग का ये सेशन स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ प्रश्नों का सीरीज। अब यहाँ से डिस्कशंस हम लोग का महत्वपूर्ण जो सीरीज है, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और वीडियो में अंत तक आप लोग को एकदम बने रहना है डिस्कशंस। और फटाफट से इस चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 250 7। उस नंबर जुड़िए और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होंगी, इन्फॉर्मेशन होगा, उनका ही भरपूर लाभ उठाइए। चलिए पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, चाहे वो 10th की बालिकाएं हो चाहे 12th की बालिकाएं हो, यदि उनका गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है तो उनके दोनों ही क्लासों के बालिकाओं के पेपर में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है। देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, संतुलित आहार की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं हम लोग। ये एक ऐसा आहार है दोस्तों जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में अनुपात में देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन हो गया, कैलोरी की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गया, खनिज के बारे में बात हो गया, विटामिन की बात हो गई, और पोषक तत्व जो होता है, पोषक तत्व की बात होगी, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मतलब एक ऐसा भोजन
मतलब डिलिशंस की एक ऐसा पर्याप्त भोजन जिसमें मिले कि जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, पोषक तत्व जितने भी हैं, वो सभी के सभी उस भोजन में, उस आहार में उपस्थित हों। उसे ही हम लोग बोलते हैं डिलिशंस संतुलित आहार, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम लोग आगे संतुलित आहार के बारे में, तो आपकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिस आहार के द्वारा होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं संतुलित आहार, ठीक है? आपकी पोषण संबंधित जितनी भी समस्याएँ होती हैं डिलिशंस उसको पूरा करता है जो, उसे ही जिस आहार के द्वारा ये पूरा कंप्लीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। ये हम लोग का जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा और ये पहला ही प्रश्न है डिस्कशंस और बहुत ही जानदार प्रश्न है। देखिए, मैंने अभी प्रश्न का डिस्कशन आप लोग के साथ ऊपर किया हुआ था डिस्कशंस। हीमोग्लोबिन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, प्रश्न को मैंने डिस्कशन किया था अभी आपके साथ। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसका जो है सॉल्यूशन आपके साथ या उत्तर के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए डिस्कशंस यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हीमोग्लोबिन देखा जाए तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस पहुंचाता है। यही हीमोग्लोबिन का क्या होता है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्य होता है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, जब ऑक्सीजन को लाना लाना तो ऑक्सीजन को लाता है, तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का जब काम करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है? मुख्य कार्य के रूप में ये बात होती है। हीमोग्लोबिन ही देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाओं को अगर हम लोग कहें कि ये लाल रंग है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं से हीमोग्लोबिन उसमें महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है, ठीक है? तो भूमिका हीमोग्लोबिन की वजह से ही देखिए क्या होता है, रुधिर का जो रंग लाल के पीछे देखिए वजह होता है और वह हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त कोशिकाओं का वह भाग है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न, रक्त से भी, रुधिर से भी प्रश्न नियमित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए डिस्कशन, मैंने प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, 10th की बालिकाओं के लिए भी, साथ ही साथ 12th की बालिकाओं के लिए भी, ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं से में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। देखिए 1000 जीवित जो बच्चे जन्म लिए डिस्टेंस, तो उसमें कहा गया 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या का ये अनुपातिक गुणांक निकालते हैं जब हम लोग, तो 1000 जीवित बच्चों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसे ही हम लोग एक तरीके से बोलते हैं शिशु मृत्यु। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण जो होता है दस्त से हुआ निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का जानते हैं कि पूरा पानी जो होता है बॉडी से क्या होता है डिस्टेंस, वो निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है शरीर में पानी कितना ज़्यादा आवश्यक अपना पोषक तत्व है और कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो 1000 जीवित जन्मे शिशुओं से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या का अनुपात जो होता है डिस्टेंस, उसे ही हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, क्या शिशु मृत्यु बोलते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डिस्टेंस। देखिए चौथा आप लोग का प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय आपदा। आपदा देखिए अभी कोरोना जो था आया हुआ, कोरोना महामारी में कोई घर से बाहर नहीं निकला, जो बाहर निकले थे मतलब सुझा दे रहे थे मार मार के सब लोग। तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं से वो भी एक बहुत बड़ी आपदा थी। तो राष्ट्रीय आपदा से हम लोग अगर कहा जाए डिस्टेंस, तो एक आपदा की दुर्लभ गंभीरता को राष्ट्रीय आपदा तब कहा जाता है जब यह राज्य की 1/3 आबादी को प्रभावित करती है। गौरतलब है कि उत्तराखंड चक्रवात हुदहुद फ्लैश बाढ़ को बाद में गंभीर प्रकृति की आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। देखिए यहाँ पर एक बात किया जा रहा है, उत्तराखंड में जो चक्रवात हुदहुद जो फ्लैश बाढ़ आया हुआ था, तो उसको भी एक गंभीर आपदाओं के रूप में डिस्कशन उसका किया गया, देखा गया, ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात थी। और जब भी अगर राज्य की 1/3 आबादी अगर प्रभावित हो जाती है उस आपदा से, तो उसे हम लोग निश्चित तौर पर जो होता है डिस्कशन, वो राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में उसे हम लोग रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्कस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, शिशु का भार क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए? देखिए डिस्कस बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जब इसके उत्तर के बारे में, तो शिशु की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक होगा। इस वृद्धि के कारण उसकी भूख भी बढ़ती है, भूख बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। जब भूख बढ़ेगा तो भाई पहले कोई आधे रोटी खाता था, बाद में 1 रोटी खाने लगा, 2 रोटी खाने लगा, 5 रोटी, 4, मतलब जैसा जिसका आहार हो गया। शरीर जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से वो विकसित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी आवश्यकताओं क्या होंगी, बढ़ेंगी, भूख भी बढ़ती है, जिससे उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये पता चलता है कि हाँ वास्तव में चीज़ें
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का था क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ये बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्वेत रक्त कणिकाओं से है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ड्यूसेंस। प्रश्नों की संख्या पर मत जाइएगा, प्रश्न देखिएगा, एक से बढ़कर एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ड्यूसेंस ये जो आधे घंटे 1 घंटे का सेशन रहेगा, ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है, मतलब पूरा का पूरा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है ड्यूसेंस, सरल और आसान एकदम भाषा में पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसे शेयर यदि कर देते हैं ड्यूसेंस तो ये एक रहेगा कि हाँ डीजे सर फैमिली जो है वो उनकी जो मेंबरशिप है वो उनकी संख्या बढ़ रही है, मतलब लोगों का इस चैनल के प्रति जो विश्वास होगा वो बढ़ता जाएगा। और ड्यूसेंस विश्वास यदि आप लोग निश्चित तौर पर करेंगे तो मैं भी उस पर बेस्ट अपना तरीके से वर्क करने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा मैं अपना बेस्ट अपनी तरफ से पूरा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले हम लोग प्रश्न को। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC की बात हो रहा है ना, व्हाइट ब्लड सेल की बात हो रहा है। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बात किया है। देखिए शरीर के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संक्रामक बीमारी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो संक्रामक बीमारियों और बाहरी हानिकारक प्रभाव से क्या करती हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करने का काम होती है। देखिए रक्षा प्रदान करना का काम जो होता है वो WBC के जीव में ही होता है, और संक्रामक बीमारियों से देखा जाए तो मुख्य तौर पर होता है, ठीक है ना। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं तो जानते हैं कि 1 या 2 दिन का जीवन काल इनका होता है, जबकि लाल उदर कणिकाएं जो होती है उनका 120 दिन का जीवन काल होता है। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं देखिए जब होता है, जब संक्रामक बीमारी में क्या होता है, बहुत तेजी से ये कणिकाएं समाप्त होती हैं, मिटती हैं ना। तो ये बहुत ही ये रक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण कोशिका है। इसी वजह से यह कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण भाग में भी श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम जरूर लिया जाता है। बीमारियों से बचाव के लिए देखिए इनका स्तर जो होता है सामान्य बनाए रखने की जरूरत होती है। उस परिस्थिति में क्या होता है, WBC का काम देखा जाए तो बहुत तेजी से वो घटता है, लेकिन बीमारियों से बचाव के लिए देखा जाए तो स्तर जो होता है सामान्य बनाए रखने की जरूरत होती है, नहीं तो दिक्कत होने लगता है ड्यूरेशंस। और खासतौर पर देखा जाए तो संक्रामक बीमारियों का जो है रक्षा कवच जो है संक्रामक बीमारियों से, वो इसका काम होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सभी के सभी जो प्रश्न एडिशंस वो एक से बढ़कर एक है। तो चाहे 12th वाले अगर बालिकाएं हैं तो 10th वाले बालिकाओं पर, और 12th वाली बालिकाओं पर, और 10th वाली बालिकाएं हैं तो वो 12th वाली बालिकाओं और खुद 10th वाली बालिकाओं पर, तो सब पर इस वीडियो का लिंक फैला दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ इस वीडियो का लिंक भी शेयर करते रहना है। और ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा दूर आपका एग्ज़ाम नहीं है, जल्दी से लगा दो अपना जोर, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहा है बहुत तेज़ी से आपकी ओर। तो इसी उद्देश्य के साथ डिस्टेंस हम लोग भी आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से वर्क करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी नियमित तौर पर स्टडी इस चैनल से ज़रूर करते रहिए। बहरेपन का क्या कारण होता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला हम लोग का। देखिए बहरेपन का डिस्टेंस कहा जाए तो कोई पार्टिकुलरली एक कारण नहीं होता है, इसके अलग अलग महत्वपूर्ण कारक है, उन पर हम लोग बात करेंगे। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ भी व्यक्ति को क्या करता है, कम सुनाई देने लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र हो गया, कोशिकाएँ हो गईं, या जो भी सेल्स हो गया, तो वो धीरे-धीरे क्या करते हैं भाई, वो भी बूढ़े हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनका काम भी कम होता है धीरे-धीरे। तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी हो सकता है। या कान की कमज़ोर नसें, तेज़ शोर, कान में संक्रमण, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव या चोट के कारण भी हो सकता है। देखिए बहुत सी बात है, कमज़ोर नसें, ठीक है, तेज़ शोर अगर सुन लिया व्यक्ति तो भी हो सकता है। कान में संक्रमण जैसे है तब वहाँ से ही बड़ेपन की शिकायत देखने को मिल सकती है। विषाक्त पदार्थों का प्रभाव, जैसे क्या कहते हैं मदिरा वगैरह ले रहे हैं, और गुटखा पान वगैरह सब मसाला खा रहे हैं लोग, तो विषाक्त पदार्थों का भी प्रभाव पड़ता है। और चोट के कारण भी बहरेपन की समस्या देखने को मिलती है, या स्वाभाविक रूप से है। देखिए डिस्टेंस कुछ प्रकार के बहरेपन को ठीक किया जा सकता है भाई, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को क्या होता है सही भी किया जा सकता है। अब देखते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रकार की मशीनें जो होती हैं, अब बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें जोड़ी जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से लोगों का जो है ये चीज़ें दूर किया जा सके लोगों के अंदर से ना। जितना ज़्यादा दूर करने का प्रयास है वो करने का पूरा प्रयास करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य के जो विभागीय लोग हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है बाल मृत्यु दर की। तो बाल मृत्यु दर पर निर्धनता का प्रभाव 3 स्तरों पर क्या किया जाता है, देख सकते हैं। पहला जो स्तर है दोस्तों देखा जाए तो प्रसव से पूर्ण गर्भावस्था के दौरान। देखिए, गर्भावस्था में निर्धनता के कारण गर्भवती महिलाएं संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं ले पाती हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और ज़्यादातर देखते हैं कि समस्याएं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन जो होता है वो महिलाएं गरीब निर्धन महिलाओं को नहीं मिल पाता है, जिससे शिशु की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रसव के दौरान देखिए धनी कमी के कारण अनेक महिलाएं प्रसव कराने के लिए अस्पतालों में नहीं जा पाती हैं। ये भी समस्याएं हैं डिस्टेंस। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रभाव है जो कि बाल मृत्यु दर पर निर्धनता का ये प्रभावी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, व्यवस्थाएँ जब रहेंगी, लोगों के पास पैसे रहेगा तो चीज़ों का सुचारू रूप से चलता है, या व्यवस्थाएँ सब सही तरीके से होती हैं, ना? और देखा जाए तो यहाँ पर ये बातें कराने के लिए नहीं जा पाती हैं, तो ये चीज़ें तो हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्टेंस। देखिए प्रश्न संख्या 4, बहुत देखा जाए इस समय तो वर्तमान की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है ये, सास-बहू के संबंध, या बहुत ही हाइलाइटेड ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप सभी जो भी बालिकाएँ हैं, उन सभी के लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके दैनिक जीवन में, आने वाले जीवन में जब इन सभी चीज़ों का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा, तो उन्हें इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। देखिए, गृहिणी के तौर पर मुख्य रूप से जो होती हैं बालिकाएँ, जब बड़ी होती हैं तो उनको गृहिणी के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। इसीलिए रेशंस गृह विज्ञान को शामिल किया गया है कि अगर गृहिणी के तौर पर है तो उनको गृहिणी में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण काम है जो कि उनको करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सास-बहू का भी महत्वपूर्ण संबंध है। रेशंस आजकल देख रहे हैं घर-घर की ये कहानी है ना? सास-बहू के संबंध के बारे में, तो बहू को सास के प्रति माता का भाव रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखा गया है। उन्हें आदर सम्मान तथा स्नेह देना चाहिए। इससे सास-बहू के रिश्तों में मधुरता आएगी और बहू का वैवाहिक जीवन सुखद होने के साथ ही परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण एवं खुशहाल होगा। साथ ही सास को बहू के समय अड़े होने के से बहू का अपने पति से भी रिश्ता मजबूत होगा। देखिए यहाँ पर कहा जाए सीधा-सीधा, अगर एक छोटा-सा सॉल्यूशन है कि जो बहू है सास को अपने माँ के समान समझे, और जो सास है अपनी बहू को अपनी पुत्री या खुद की लड़की के समान समझे, तो समस्याओं का सॉल्यूशन तुरंत वहीं पर हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो तरह-तरह के विवाद हैं, विचारधाराएँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो संबंध जो होता है इतना मधुरता उसमें नहीं रह पाती, और बहुत ही उसमें खटास हो गया, चुगलखुरई हो गई, इधर से उधर बुराई हिनाई की बात हो गई, तो स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलता है। ये डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गृह विज्ञान का तो ये समझ लीजिए प्रश्न जो है वो जान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए डिस्टेंस, पहली बात तो जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सब के सब जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th और 12th दोनों की बालिकाओं के लिए, 12th के लिए तो कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। देखिए डिस्टेंस, बाल विवाह जो है एक छोटी मोटी समस्या नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए पहला क्या होता है, अस्वास्थ्य संतान, बाल विवाह के कारण संतान शीघ्र उत्पन्न होने से और परिपक्व द्वारा उनको जन्म दिया जाता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इससे बाल मृत्यु को भी बढ़ावा मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, जो खुद समझदार नहीं होगा, 15 साल 12 साल 16 साल 17 साल 18 साल की अगर बालिकाओं को देखा जाए तो कितनी समझदारी है, तो उतनी समझदारी नहीं होती है। पता चला उनको उसी समय माँ का भी कार्यभार दे दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उनको अभी पता चला उनको खुद माँ की ज़रूरत थी, और पता चला वो खुद माँ बन गई। तो निश्चित तौर पर क्या होता है, ये इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। या बाल विवाह इसीलिए रोका गया है कि उसके लिए कितना-कितना कानून लाया गया, कैसे रोक सकें हम लोग, कैसे दूर किया जा सके, तो बहुत प्रयास जो है सरकार उस पर की हुई है अपना, बहुत तरीके का देखिए आया भी है उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूखा क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, सूखा क्या है? देखिए सूखा के बारे में हम लोग अगर बात करें तो सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी की एक घटना, चाहे वायुमंडलीय औसत से नीचे है वर्षा पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल हो। देखिए डिस्टेंस, कहीं पर क्या होता है, सूखा कब घोषित किया जाता है भाई, वहाँ पर भूमंडलीकरण क्या हो रहा है, वहाँ पर वर्षा की बातें हो ही नहीं रही है पहली बात, और वहाँ पर जो पानी का स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, और भूजल जो है वो भी बहुत खुदाई के बाद वहाँ पर मिल रहा है। तो ये सभी डिस्टेंस वो किसके लक्षण होते हैं, ये कहीं न कहीं से निकल कर जब आते हैं तो ये किसके कारण होते हैं? सूखा के ही कारण बनते हैं। देखिए सूखा क्या होता है, महीनों या वर्षों तक रह सकता है, और इसे 15 महीनों के बाद घोषित 15 दिनों के बाद घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना? मुख्य रूप से जो होता है सूखा को क्या किया जाता है, 15 दिनों के बाद घोषित कर दिया, हाँ भैया ये जो एरिया है, ये जो गाँव है, ये जो क्षेत्र है, ये जो जिला है, यहाँ पर अब सूखा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब पानी होने की कोई संभावना विशेष नहीं बची हुई है। ठीक है डियर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
चलिए बढ़ते हम लोग आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक नंबर जो मैंने बताया डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस नंबर को लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की सीरीज का और महत्वपूर्ण लाभ ज़रूर उठाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज की ओर। प्रश्नों की सीरीज अब, लेकिन डियर आप लोग रेगुलर स्टडी जरूर कीजिए। आप कितना समय पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम आप शाम में, रात्रि में जो है, ठंडी का समय है, 2 घंटे कम से कम इस चैनल से स्टडी जरूर कीजिए। ठीक है डियर, तब आप लोग जो होंगे अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी पा सकेंगे। देखिए प्रश्नों को, स्टडी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टडी में के साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर भी काम करना चाहिए। क्योंकि यदि आप उससे काम करते हैं तो आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मुझे एग्जाम में मेरा तो ज़्यादा से तैयारी है, बोर्ड में कौन सा प्रश्न आएगा, यही सभी प्रश्न आएंगे और ये सभी प्रश्नों को मैं ऑलरेडी पहले से जान रहा हूँ। तो डियर एक कॉन्फिडेंस मिलता है इन सभी प्रश्नों को तैयार करने से। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। संगमातन किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग, किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहाँ स्वच्छ वायु पहुँचाना ही संगमातन कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, गंदी वायु को वहाँ से निकाल दिया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, शुद्ध वायु को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संगमातन। देखिए संगमातन का मतलब संबंधित विचारों में स्थान स्थान में बहुत विविधता पाई जाती है, इसलिए एक आवश्यक है क्योंकि अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों को निमंत्रण भी देती है। तो स्वाभाविक है, निमंत्रण देगी तो जो वायु संबंधित जो होता है, स्वास्थ्य संबंधित जो होंगे, विभिन्न प्रकार के जो रोग होंगे डिस्टेंस, वो क्या करेंगे, निमंत्रण देंगे। तो इसीलिए डिस्टेंस ये क्या होता है, संगमातन की जो ये बात होती है, इसकी ये प्रोसेस कराना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था डिस्टेंस, याद रखिएगा इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको छोड़िएगा नहीं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न तो नहीं है, प्रश्न तो हम लोग का बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्रम हम लोग का थोड़ा इधर उधर है, कोई बात नहीं। आप लोग को तैयार करना है प्रश्नों की सीरीज को, बस ये याद रखिएगा, प्रश्न की संख्या कोई मायने नहीं रखती है, प्रश्न कितने आप लोग को सामने महत्वपूर्ण देखने को मिल रहे हैं, ये ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाल कल्याण कार्यक्रमों के परिणाम के कारण बताइए। देखिए बाल कल्याण कार्यक्रम की बात हो रही है डिस्टेंस, किसकी बात हो रही है, बाल कल्याण कार्यक्रम की। यहाँ प्रश्न जो था हम लोगों का क्या था, प्रश्न था बाल कल्याण कार्यक्रमों के परिणाम के कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या एडिशंस ये, अगर बात करें हम लोग बाल कल्याण कार्यक्रम के बारे में, तो देखिए अंतर्गत क्या होता है, माताओं की देखभाल भी शामिल होती है। भाई जाहिर सी बात है, बाल कल्याण, छोटे बच्चे अगर हैं तो माँ के जैसे कहा जाता है, माँ का ठंडा वंडा वगैरह खाती है जब बच्चा गर्भ में होता है, या तो जब जन्म के उपरांत भी अगर देखा है तो 5 से 6 महीने साल भर तक देखते हैं ना कि अरे क्या बोल भैया कहाँ है वो, ओके वो सर्दी खांसी हो गल, ठंडा पानी माँ उनकी माँ पी ली, उसकी माँ, इसलिए हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें देखने को मिलता है ना, उस प्रभाव तुरंत मिल जाता है सानिध्य में। तो बाल कल्याण कार्यक्रम के अंदर देखिए माताओं का भी देखभाल शामिल होता है डिस्टेंस, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा, ये बात याद रखिएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न नगरों एवं ग्रामों में बाल कल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो मेडिसिंस और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, वे सभी के सभी जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में इसे शामिल भी किया गया डिस्टेंस। बिल्कुल भी इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा आप लोग। बाल विकास कल्याण जो कार्यक्रम है इम्पॉर्टेंट है। खसरा रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी एडिशंस आप लोगों का। खसरा रोग, देखिए कोई ना कोई रोग जो होता है एडिशंस बहुत ज़्यादा पूछता है, देखिए डेंगू क्या आता है आप लोग का, वो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आजकल ये तीनों तो जो है एकदम हर घर में मरीज मिलेंगे। ठीक है एडिशंस, हर घर में, तो कोई घर बचा नहीं है जहाँ पर कहा जाए कि मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के जो हैं पेशेंट जिस घर में नहीं है, सब घर में है। तो खसरा रोग के कोई 4 मुख्य, देखिए यहाँ पर खसरा के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस बीमारी के लक्षणों में अगर कहा जाए, देखिए पहली महत्वपूर्ण जो बात आती है तो तेज बुखार और नाक बहना, आंखें लाल होना, मुंह के अंदर छोटे सफ़ेद धब्बे आना, ये सभी के सभी शामिल हैं किसमें, खसरा रोग के महत्वपूर्ण ये लक्षण हैं। क्या क्या, तेज बुखार, नाक बहना, आंखें लाल होना, मुंह के अंदर छोटे सफ़ेद धब्बे आना, ये सभी के सभी जो लक्षण हैं वो खसरा रोग के हैं। कई दिनों के बाद देखा कि देखिए क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर दाने आना शुरू हो जाता है जो लाल रंग के होते हैं। ये भी एक लक्षण है महत्वपूर्ण। यह दाने चेहरे और ऊपरी गर्दन से शुरू होकर धीरे धीरे शरीर के निचले भाग की ओर फैलते हैं। तो ये एक तरीके से क्या होता है, इस प्रकार से खसरा जो होता है उसका दस्तक होता है।
तो डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का, और इन प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है, पूरी हर हाल में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए हम लोग का। ये प्रश्न क्या है आप लोगों का, नासा द्वार किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासा द्वार, वायु के आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होते हैं उसे नासा द्वार कहते हैं। वायु के आगमन आवागमन की बात हो रही है, जैसे होता है ना नाक से, नाक वगैरह से ये चीज़ें करते हैं जब आप लोग, तो यहाँ पर वायु के आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासा द्वार बोलते हैं। ठीक, ये कुछ हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो सीधा सीधा इसका उत्तर होता है डिस्टेंस, सीधा सीधा लिख के आप लोग को उसका जो नंबर रहता है वो आसानी से मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहरेपन का क्या कारण है? देखिए बताया, इसके बारे में तो हमने डिस्कशन पहले भी किया डिस्टेंस, वही सभी बातें देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया आप लोगों का। देखिए कान की कमज़ोर नसें हो गई, तेज बुखार हो गया, कान में संक्रमण हो गया, विषाक्त पदार्थों का प्रभाव हो गया, चोट के कारण हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि बहरेपन के लिए जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं से जब उम्र बढ़ता है डिस्टेंस तो वो भी कहीं ना कहीं से एक हिस्सा बनता है बहरेपन का। और कुछ प्रकार के देखा जाए तो बहरेपन को ठीक किया भी जा सकता है या किया गया भी है। ठीक है डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। अब जब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाती है, देखिए मशीनों वगैरह का प्रयोग किया जाता है कि मशीनों वगैरह से भी लोगों को सुनाई दे, कैसे दे, उसके लिए भी देखिए प्रयोग होता है। सातवां देखिए डिस्कस हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सातवां प्रश्न, फ्लेग रोग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए रोग जो हो गया, देखिए तब तो कोरोना वगैरह पर भी आपको पूछ सकता है एकदम एग्जाम में, बिल्कुल भी इसमें निसंदेह। देखिए यहाँ पर फ्लेग रोग के बारे में बहुत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने दौर का डिस्कस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग था, बहुत ही लोगों को प्रभावित किया था ये रोग जो था। ताउन या फ्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में है। देखिए डिस्टेंस पहले ही देखिए कहा, संसार की सबसे पुरानी महामारियों, ये भी एक बहुत बड़ी महामारी थी। जैसे आप लोग कोरोना महामारी के दौरान जो भी जितने लोग हैं वो इस चीज़ों को एकदम अच्छे से जान गए उनकी वास्तव में महामारी होती क्या है। इसे ताउन, पेस्ट आदि नाम से भी दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह कृतक प्राणियों, प्राय चूहे का रोग है डिस्टेंस, चूहे का रोग है जो पाशुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखिए कभी कभी पूछ देता है कि फ्लेग रोग का जो जीवाणु है वो कौन है। पहले तो ये पूछेगा कि फ्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणु, जीवाणु, वायरस, ये वो जो भी अपना चार्ट ऑप्शन दे देगा, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। और कहेगा कि फ्लेग रोग के जीवाणु का नाम बताइए, तो पासुरेला पेस्टिस जो होता है एड्यूसेंस, वो फ्लेग रोग के जीवाणु का नाम है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। ठीक है ना, चूहे के दंश से ये चीज़ें क्या होती हैं, तब हो जाता है फ्लेग रोग वाला जो समस्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। आठवां हम लोग का प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मातृ एवं बाल कल्याण के लिए क्या कार्य किया जाता है? रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मातृ एवं बाल कल्याण के लिए क्या कार्य किया जाता है? देखिए यह सोसाइटी अनाथालय एवं अस्पतालों में असहाय लोगों को निःशुल्क दूध और दवाइयाँ आदि सामग्री उपलब्ध कराती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य रूप से यही काम है डिस्टेंस, वो क्या काम करता है, अनाथालय और अस्पतालों में मुख्य रूप से जो होता है वो उपलब्ध कराते हैं इन सामानों को। निःशुल्क दवाएं हो गई, निःशुल्क दवाइयाँ हो गई, और जितने भी आवश्यक की चीज़ें हैं उनको ये उपलब्ध कराती है सोसाइटी। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सोसाइटी कोरोना महामारी में भी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई थी। अब डिस्टेंस आइए यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए एक नंबर आप लोग को दिख रहा है डिस्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है आप लोगों को, 950, 690, 285 और 7 नाम का। ये डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, 950, 690, 285, 7 नाम का जो ये नंबर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इस कुछ भी नहीं करना, इस नंबर से बस आपको व्हाट्सएप एक मैसेज करना है 950, 690, 287 पर, और इसे दूर दूर तक फैला दीजिए डिस्टेंस। ठीक है, अब की बार बोर्ड पर बार, और जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, उत्तराखंड बोर्ड के हों, तो डिस्टेंस एनसीईआरटी बेस पर बात हो रहा है, 30% सिलेबस जो कटा हुआ उस पर बात हो रहा है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मॉडल पेपर में लाइए, ये सभी के सभी प्रश्न आप सभी लोगों को देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। डिस्टेंस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप केवल कुछ भी बातें लिखते हैं, लेकिन उसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डिस्टेंस हमारे अगले लेक्चर के लिए। तो यदि आप अगर अपना फीडबैक देते हैं तो ये बहुत ही अंदर हम लोग को इंटरनल एक मोटिवेशन मिलेगा। और अंत में मैं एक बात यही कहना चाहूँगा डिस्टेंस की इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।